हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेरा वीडियो अपने इंडिया चेन ऑफ फिजियोथेरेपी क्लिनिक। तो स्ट्रोक के बारे में आज हम जानेंगे कि स्ट्रोक का फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक में हमारे जो ब्रेन का ब्लड सप्लाई है, जो हमारे ब्रेन की आर्टरीज है, अगर उनमें हैमरेज हो जाए या फिर उनमें ब्लॉकेज हो जाए तो हमें स्ट्रोक आता है। ठीक है, हमारे ब्रेन का जो ब्लड सप्लाई है, अगर उसमें रुकावट हो जाए किसी तरीके की, तो हमारे ब्रेन को सप्लाई नहीं मिल पाता है, जिस कारण से हमें स्ट्रोक होता है। स्ट्रोक होने के कारण हमें हेमीप्लीजिया जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, यानी कि बॉडी का आधा पार्ट जो है वो पैरालिसिस हो जाता है। तो इसमें आज हम देखेंगे इस टॉपिक में कि जब ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाती है, हेमीप्लीजिया जैसी कंडीशन, तो उसमें हम क्या फिजियोथेरेपी देते हैं स्ट्रोक पेशेंट को। ठीक है, तो चलिए अब हम इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले जब हमारा फिजियोथेरेपी स्टार्ट होता है, हम उसमें अपना एक गोल सेट कर लेते हैं ट्रीटमेंट का, कि हमें जो हमारी पहली स्टेज है यानी कि एक्यूट स्टेज जो है, इसमें हमें क्या-क्या अचीव करना है, क्या-क्या हमारा एम है जो हम अपने पेशेंट से चाहते हैं। ठीक है, तो उसमें हम सबसे पहले क्या चाहते हैं कि हम और हमारा पेशेंट दोनों ही, जो उसका हेमीप्लेजिक साइड है, यानी कि जिस साइड में उसको पैरालिसिस हुआ है, उसको ना हम इग्नोर करें, ना पेशेंट इग्नोर करे। उसके बारे में हमको भी अवेयर होना है और पेशेंट को भी अवेयर होना है। तो हमें उसकी इग्नोरेंस को दूर करना है और हेमीप्लेजिक साइट को सीरियसली उसका सीरियस वे में ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें जो सिनर्जी डेवलप हो गई है, ठीक है, उसको कम करना है। क्योंकि अगर सिनर्जी कम नहीं हुई तो हमारा पेशेंट क्रॉनिक स्टेज में जा सकता है। सिनर्जी होता है कि हमारे हाथ पैरों का एक एबनॉर्मल मूवमेंट होना, रिपीटेटिव एबनॉर्मल मूवमेंट होना, उसे हम सिनर्जी कहते हैं। तो उसे होने से हमें रोकना रहता है, उसे कम करना रहता है, जिससे हमारा पेशेंट जो है वो क्रॉनिक स्टेज में ना जा पाए। और साथ ही साथ उसके जॉइंट्स में जो रुकावट बन रही है, जो उसका रेंज पूरा नहीं जा पा रहा है, जो कड़कपन उसके शरीर में आ रहा है, उसे भी हमें कम करना है। ठीक है, जॉइंट के रिस्ट्रिक्शन को कम करना है, उसके स्टिफनेस को हमें कम करना है। ठीक है, फिर हमें पेशेंट के और जो कॉम्प्लिकेशन आने वाले हैं, ठीक है, उसे कम करना है, जैसे कि चेस्ट के कॉम्प्लिकेशन, हमारी बोन और मसल्स में डीकंडीशनिंग के कारण वो कमजोर हो जाती हैं, नरिशमेंट ना मिलने के कारण वो कमजोर हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो पैरालाइज्ड वाला हिस्सा है वो सुन्न पड़ा हुआ है, कोई पावर नहीं है, तो वो मूवमेंट नहीं करता है। और अगर पेशेंट मूवमेंट नहीं कर देगा तो क्या होगा, उसकी मसल्स को, उसकी बोन को नरिशमेंट नहीं मिलेगा, ब्लड सप्लाई उसका नहीं बढ़ेगा। तो इन सारे कॉम्प्लिकेशंस को हमें रोकना है। ठीक है, चेस्ट कॉम्प्लिकेशन में ऐसे पेशेंट्स में निमोनिया होने के चांसेस जल्दी डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो उस चेस्ट कॉम्प्लिकेशन को हमें रोकना है। उसके लंग्स का कफ का सिक्रीशन अगर बढ़ रहा है तो उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट हमें देना है। ठीक है, फिर इसके बाद हमें उस जितना जल्दी हो सके हमारा पेशेंट खड़ा हो जाए, वेट अपनी बॉडी का खुद लेने लगे, ये हमें शुरू करना है। वेट बेयरिंग एक्टिविटी जितना जल्दी पॉसिबल हो हमारे पेशेंट से हमें करवाना है। और इन सब चीज़ों के कारण वो अपने आप को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, अपने हाथ पैरों का उपयोग नहीं कर पा रहा है। इस कारण से ऐसे पेशेंट्स में डिप्रेशन, एंजाइटी,
चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स, ये चीजें देखने को मिलती हैं। इस कारण से हमें उनका साइकोलॉजिकली काउंसल भी करना चाहिए। उन्हें हमेशा गाइड करना चाहिए कि ये आपकी रिकवरी जल्दी हो जाएगी। कभी-कभार ऐसे पेशेंट्स में परमानेंट रिकवरी नहीं हो पाती है, टोटल रिकवरी नहीं हो पाती है। तो जब उनकी डिसेबिलिटी परमानेंट हो गई है, तो उन्हें हमें काउंसल करना चाहिए कि वो इस डिसेबिलिटी के साथ भी जी सकते हैं, अपनी लाइफ आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है? तो हमारे अक्यूट स्टेज में हमें सबसे पहले अपने गोल को सेट करना चाहिए कि क्या-क्या चीज़ें हमें अचीव करनी है हमारे स्ट्रोक के पेशेंट से। ठीक है? तो अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहला आता है हमारे पेशेंट का रूम। अगर हमारे पेशेंट का रूम हमने सही तरीके से अरेंज कर दिया, मतलब कि हमने अपना इनिशियल शुरू कर दिया। लोग क्या करते हैं कि आपका जो हिस्सा पैरालाइज्ड है, उसको हम इस तरीके से रखते हैं कि वो सेफ साइड में रहे, और जो आपका नहीं है पैरालाइज्ड हिस्सा, उसको हम ऐसे साइड पे रखते हैं कि लोग बाग आए, मिले तो वो अपनी गर्दन टर्न कर सके। पर हमें ऐसा नहीं करना है। हमारा मोटिव है कि हमारे पेशेंट का जो पैरालाइज्ड हिस्सा है, उसे जल्द से जल्द रिकवरी में लाएं। और वो रिकवरी तभी होगी जब वो उसका उपयोग करेगा, भले वो -1 डिग्री का उपयोग कर रहा है, पर इनिशिएट तो कर रहा है। तो लीजन के कारण, पैरालिसिस के कारण जो पेशेंट स्ट्रोक से सफर कर रहे होते हैं, उनका सेंसरी डेप्रिवेशन हो जाता है, यानी कि सेंसेशन नहीं बचते हैं, जिन कारण से क्या होता है कि वो अपने चीजों का, हेमिप्लेजिक साइड का प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है पेशेंट की हेड पोजीशन के साथ। तो अब हमें क्या करना है, हमें रूम का ऐसा अरेंजमेंट करना है कि पेशेंट का जो हेमिप्लेजिक साइड है, उसी साइड में हमें रूम का हर एक सामान रखना है। ठीक है? ताकि उसको स्टिमुलस मिलता रहे, वो कोशिश करेगा जब उस तरफ मुड़ने की, तो एक सेंसेशन जाएगा उसकी हेमिप्लेजिक साइड पे, जिससे उसका सेंसरी डेप्रिवेशन नहीं होगा, और वो जो हेमिप्लेजिक साइड का इस्तेमाल करना चाह रहा है, वो कुछ-कुछ डिग्रीज में बढ़ता जाएगा। जैसे कि वो जिस रूम में है, उस रूम का दरवाज़ा उसके हेमिप्लेजिक साइड पे ही होना चाहिए। टीवी, जो भी चीज़ें हैं, वो उसी साइड पे हो। कोई रिलेटिव मिलने आ रहा है, तो वो भी उसके हेमिप्लेजिक साइड पे ही बैठे। ठीक है? इससे क्या होगा, पेशेंट फोर्स करेगा खुद को टर्न करने के लिए हेमिप्लेजिक साइड में। तो एक स्टिमुलस जनरेट होगा और ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन कोशिश करेगा कि वो अपने हेमिप्लेजिक साइड के लिए एक्टिव हो, अवेयर हो और उसको चलाने की कोशिश करे। कुछ इस तरीके से हमारे पेशेंट का रूम अरेंजमेंट होना चाहिए। ये देखिए, ये हमारा पेशेंट का बेड एक कोने में हमने लगाया, हेड ऊपर की तरफ है, फुट नीचे की तरफ। ये हिस्सा उसका सही है, ये उसका इसका हेमिप्लेजिक है। तो सारी चीजें हेमिप्लेजिक साइड में है। कोई भी रिलेटिव या हॉस्पिटल स्टाफ अगर आ रहा है, तो वो हेमिप्लेजिक साइड में आए। टेबल भी वहीं रखा हो, कप, वास, फ़ोन, सब चीज़ें हेमिप्लेजिक साइड में, सोफ़ा भी हेमिप्लेजिक साइड में, टीवी भी हेमिप्लेजिक साइड में, और उस रूम का दरवाज़ा भी हेमिप्लेजिक साइड ही होना चाहिए। तो हमें पेशेंट का बेड ऐसा अरेंज करना है कि हर चीज़ उसके हेमिप्लेजिक साइड में होनी चाहिए, अफेक्टेड साइड में होनी चाहिए। ठीक है? इससे वो उस तरफ मुड़ने की कोशिश करेगा और एक स्टिमुलस जनरेट होगा, जिससे उसके मूवमेंट जल्दी शुरू हो पाएंगे। अब हम बात करते हैं हमारे पेशेंट की पोजिशनिंग पे। तो हमारे जो पेशेंट की पोजिशनिंग होती है, वो एप्रोप्रिएट वे में ही होना चाहिए।
जिससे कि हम उसकी जो स्पास्टिसिटी डेवलप होने वाली है उसको कंट्रोल कर सकें, जल्दी इम्प्रूवमेंट ला सकें। ठीक है, उसकी क्रॉनिक स्टेज में जाने से पहले हम उसका अच्छा इम्प्रूवमेंट दे सकें कि वो स्पास्टिसिटी की कंडीशन में जाने से बच जाए। इसीलिए पेशेंट को हम या तो सुपाइन लाइन में रखेंगे या साइड लाइन में रखेंगे। साइड लाइन पोजीशन और सुपाइन लाइन पोजीशन जनरली हम अवॉइड करते हैं, पर कभी कभार हमें ये पेशेंट को पोजीशन देनी पड़ती है, क्योंकि अगर पेशेंट को बेड सोर्स बन जाते हैं तब हमें उसकी साइड लाइन पोजीशन भी देनी पड़ती है। तो इनिशियल स्टेज में अगर पेशेंट को बेड सोर्स नहीं बने हैं तो हम उसको साइड लाइन सुपाइन कर सकते हैं, पर इन पोजीशन में भी उसे हमें बार बार रोल करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो एक पोजीशन में बहुत देर तक लेटा रहेगा साइड लाइन या सुपाइन में तो उसको बेड सोर्स हो जाते हैं। तो बेड सोर्स को अवॉइड करने के लिए हम साइड लाइन और सुपाइन पोजीशन को अवॉइड करते हैं, पर कभी कभार ये पोजीशन देनी भी पड़ती है। अब हम बात करेंगे कि अगर हमें अपने पेशेंट को अफेक्टेड साइड में लेटाना हो तो हम कैसे लेटाएं। तो जो पेशेंट का शोल्डर है वो प्रोटेक्टेड और फ्लेक्स्ड होना चाहिए। ठीक है, जो उसका एल्बो और जो कलाई रहेगी वो एक्सटेंडेड होगा। फोरआर्म जो होगा वो सुपाइन पोजीशन में होगा। पेल्विक यानी कि कमर जो होगी वो भी प्रोटेक्टेड पोजीशन में होगी। हिप और नी हल्के से फ्लेक्शन में रहेंगे। एंकल न्यूट्रल पोजीशन में रहेगा। ठीक है, ये देखिए हमारे पेशेंट का शोल्डर प्रोटेक्टेड है, घुमा हुआ आगे की तरफ। एल्बो रिस्ट एक्सटेंशन में है, सीधे। ठीक है, उसके बाद उसका जो नी और हिप है वो हल्के से फ्लेक्शन में। जो हमारा पेल्विक है हमारे पेशेंट का वो घुमा हुआ है, प्रोटेक्टेड है। अब इसमें हमें पिलो पे ध्यान देना है। पेशेंट के हेड के पास एक पिलो, जो उसका नॉन अफेक्टेड साइड है उसमें उसके शोल्डर के नीचे एक पिलो, अफेक्टेड साइड के लेग के नीचे एक पिलो। ठीक है, तो ये पोजीशन हुई हमारे पेशेंट की जब वो अपने अफेक्टेड साइड पे लेटेगा। हेड हमारा हल्का सा न्यूट्रल, उसके नीचे एक पिलो सपोर्ट के लिए। शोल्डर प्रोटेक्टेड होंगे। एल्बो रिस्ट एक्सटेंशन में रहेगा और अपोजिट साइड के शोल्डर के नीचे एक पिलो रहेगा। जो पेल्विक एरिया है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, हल्का सा घुमा हुआ रहेगा। हिप और नी वो हल्के से फ्लेक्शन में रहेंगे और पिलो के नीचे रहेंगे। एंकल न्यूट्रल पोजीशन में रहेगा, एंकल में हमें अभी कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमारी पोजीशन हुई अफेक्टेड साइड की। अब हम देखेंगे ऑन दी साउंड साइड। जो आर्म है वो रेस्ट करेंगे पिलो के ऊपर। ठीक है, पेशेंट के सामने की तरफ ही। शोल्डर जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा और हल्का सा उठा हुआ रहेगा एलिवेशन में। शोल्डर को हम हल्के से अबडक्शन में और फ्लेक्शन में एल्बो रखेंगे। शोल्डर में प्रोट्रैक्शन रहेगा, हल्का सा ऊंचा रहेगा शोल्डर और अबडक्शन में रहेगा। एल्बो जो है वो फ्लेक्शन में रहेगा। जो रिस्ट है, जो कलाइयां हैं वो एक्सटेंशन में रहेगी। फोरआर्म जो है वो सुपाइन ही रहेगा। पेल्विक हमारा जो है वो प्रोटेक्शन में रहेगा। हिप जो है वो हल्के से अबडक्टेड और फ्लेक्स रहेंगे। नी भी हल्का सा फ्लेक्स रहेगा और एंकल इसमें भी न्यूट्रल पोजीशन पे रहेगा। ये देखिए अनअफेक्टेड साइड पर हमें कैसे लिटाना है हमारे पेशेंट को। उसका आर्म जो है वो कैसा रहेगा, उसके सामने एक पिलो रहेगा। ठीक है, पेशेंट के हाथ के नीचे, अफेक्टेड साइड के हाथ के नीचे पिलो रहेगा। अब पेशेंट हमारे अनअफेक्टेड साइड में लेटा हुआ है तो उसकी गर्दन के नीचे एक पिलो रहेगा। जो हमारा अनअफेक्टेड साइड है उसके नीचे भी एक पिलो रहेगा। फिर जो अफेक्टेड साइड है उसमें जो शोल्डर है वो प्रोटेक्टेड रहेगा और अबडक्शन में रहेगा, यानी कि बॉडी से दूर रहेगा। इसमें 90 डिग्री का एंगल बनेगा।
जो एल्बो है वो हल्का सा मोड़ा हुआ फ्लेक्शन में रहेगा, रिस्ट सीधे रहेंगे, एक्सटेंशन में रहेंगे। ठीक है। पेल्विक जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, प्रोट्रूजन में रहेगा। दूसरा वाला जो पैर है, जो हमारा अनअफेक्टेड वाला पैर है, वो इस तरीके से हमारा हिप का फ्लेक्शन रहेगा और नी का एक्सटेंशन रहेगा। ठीक है। अनअफेक्टेड वाले में हिप का हल्का सा फ्लेक्शन और नी का एक्सटेंशन। फिर हमारा अफेक्टेड वाले के नीचे हम एक पिलो रखेंगे। हिप जो रहेगा वो हमारा कैसा रहेगा, हल्का सा अबडक्टेड रहेगा और फ्लेक्स्ड रहेगा। ठीक है, हल्का सा अबडक्टेड बाहर की तरफ और फ्लेक्स्ड। नी भी हमारा हल्का सा फ्लेक्शन में रहेगा, एंकल न्यूट्रल रहेगा। ठीक है। तो ये हुआ हमारा अनअफेक्टेड साइड में हमारे पेशेंट को हम कैसे लेटाएंगे, वो पोजीशन। दो पोजीशन है, अफेक्टेड साइड की पोजीशन जिसमें हमारा पेशेंट अफेक्टेड साइड करके सोएगा, दूसरा है अनअफेक्टेड जिसमें हमारा पेशेंट अनअफेक्टेड साइड पे सोएगा। ठीक है, तो ये हमारी दो पोजीशन हुई। अब हमें अपने अनअफेक्टेड साइड में ये भी ध्यान रखना है कि जो पेशेंट्स की फिंगर है वो खुली होनी चाहिए, वो नहीं मुड़नी चाहिए। जो हमारा वेब स्पेस होता है, यानी कि थंब के बीच में जो एक बहुत बड़ी जगह रहती है उसे हम वेब स्पेस कहते हैं, वो भी हमें मेंटेन करना है। ठीक है, तो हमें फिंगर्स को इग्नोर नहीं करना है, फिंगर्स पे भी ध्यान देना है। फिंगर्स एक्सटेंशन में रहेंगे। अब आती है हमारी सुपाइन पोजीशन। अगर पेशेंट को प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैं, वो बहुत एक्टिव हैं, तो उसके पूरे चांसेस हैं कि उसको प्रेशर सोर्स बन सकता है। किसी कारण से अगर हमारे पेशेंट में प्रिमिटिव रिफ्लेक्स हैं, जो कि मैंने आपको इसके सेकंड वीडियोस में जब मैंने साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बताया था, तब मैंने प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस भी बताए थे। तो अगर हमारे पेशेंट को प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैं, तो वो क्या करते हैं, प्रेशर सोर्स बढ़ा देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें हमारे पेशेंट को सुपाइन पोजीशन नहीं देनी है। बट इन केस अगर पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देनी पड़े, तो हम क्या अरेंजमेंट करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे पेशेंट का जो हेड है वो मिड लाइन में रहेगा पिलो के। ठीक है, पिलो के बीचों बीच में हमारे पेशेंट का सर रहेगा और एक पिलो हमारे पेशेंट के शोल्डर के नीचे भी रहेगा, जिससे हमारा पेशेंट का शोल्डर प्रोटेक्टेड रहे और अबडक्शन में रहे और अंदर की तरफ घुमा हुआ रहे। फोरआर्म जो है वो सुपाइनेशन में रहेंगे, एल्बो एक्सटेंडेड रहेगा, रिस्ट और फिंगर भी एक्सटेंडेड रहेंगे। ठीक है, पहले ऊपर वाले हिस्से की बात कर लेते हैं। ये देखिए, पिलो के बीचों बीच में हमें हमारे पेशेंट का हेड रखना है। एक पिलो पेशेंट के शोल्डर के नीचे रहेगा, जिसके कारण उसका कंधा प्रोटेक्टेड रहे, अबडक्टेड रहे। ठीक है, और साथ ही साथ कैसा रहे, प्रोटेक्टेड रहे, अबडक्टेड रहे, फ्लेक्स्ड रहे, एल्बो एक्सटेंडेड रहे, फिंगर थंब सब एक्सटेंडेड रहे। इन सब के नीचे हमें पिलो रखना है। ठीक है, तो ये हमारे अपर पार्ट की पोजीशन हुई। अब जो हमारा पेल्विक है उसके नीचे एक पिलो रहेगा, पैर जो रहेंगे वो न्यूट्रल पोजीशन में रहेंगे, एंकल भी न्यूट्रल पोजीशन में रहेंगे। 90 डिग्री का डॉर्सीफ्लेक्शन हमें मेंटेन करना है पिलो से। हिप को हम हल्के अबडक्शन में रख सकते हैं। सुपाइन पोजीशन में करेक्ट पोजीशन रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, नहीं तो स्पास्टिसिटी डेवलप हो जाती है। और स्पास्टिसिटी डेवलप होने के साथ साथ अगर हमारी सिनर्जी भी इन्फ्लुएंस होने लग गई है, तो वो फास्टिंग स्टेज में आ जाती है। इसलिए हमें करेक्ट पोजीशन हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। लोअर लिम्ब के नीचे भी हमने पेल्विक के नीचे एक पिलो रखना है। ठीक है, हमारा जो पैर है अफेक्टेड साइड वाला, हम उसे एल स्प्लिंट के नीचे भी रख सकते हैं। इस तरीके का एक एल स्प्लिंट आता है, इसके नीचे भी रख सकते हैं, या फिर हम पिलो के रख सकते हैं। न्यूट्रल पोजीशन में पिलो रहेंगे इसके साइड में, बस नीचे नहीं रहेगा।
एल स्प्रिंट ज्यादा सेफ होता है, 90 डिग्री का डॉर्सिफ्लेक्शन ये मेंटेन करता है पैर का अच्छे से, इसलिए एल स्प्रिंट में हमें रखना चाहिए। नहीं तो अगर पिलो लगाना है तो दोनों साइड पिलो रहेंगे। तो ये हमारी सुपाइन पोजीशन हुई। तो पोजीशनिंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है इनिशियल स्टेज में हमारे पेशेंट के लिए, क्योंकि उस टाइम पे पेशेंट हेमिप्लेजिक पेशेंट जो होते हैं स्ट्रोक के, उनमें सिनर्जी डेवलप्ड होती है। हमें उस सिनर्जी को बढ़ने से रोकना है, उसे स्पास्टिसिटी की कंडीशन में जाने से रोकना है। इस कारण से हमें उसे एक प्रॉपर पोजीशनिंग देनी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अब हमारे पेशेंट को हम बेड पे सिटिंग पोजीशन में कैसे लें। तो जब हमें अपने पेशेंट को सिटिंग में लेना है तो इसके लिए हम क्या क्या इस्तेमाल करेंगे पोजीशन का, उसके बारे में बात करते हैं। अगर हमारा पेशेंट सिटिंग पोजीशन में आ रहा है बेड पे, तो हमेशा ध्यान रखें कि ज्यादा लंबे समय के लिए उसे बेड पे सिटिंग पोजीशन में ना लें। कोशिश करें जितना जल्दी हो सके पेशेंट चेयर पे बैठना शुरू करें। ठीक है, पेशेंट एकदम स्ट्रेट बैठेगा, उसकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, पीछे उसके पिलो लगे होने चाहिए। ठीक है, गर्दन पे नहीं, गर्दन के नीचे वाला जितना हिस्सा है यहाँ लाइन से पिलो लगे होने चाहिए। अगर इस तरीके की टेबल नहीं है हॉस्पिटल में तो हम पिलो के ऊपर पेशेंट का हाथ रख सकते हैं, या तो साइड में भी यहाँ पे हम हाथ रख सकते हैं। जो पैर रहेंगे पेशेंट के वो एक्सटेंडेड रहेंगे कंफर्टेबली, और दोनों ही हिप्स पे बटक्स पे इक्वल वेट बेयरिंग होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए किसी पे ज्यादा किसी पे कम, दोनों ही हिप्स पे इक्वल वेट बेयरिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो पेशेंट को हमें पीछे से पिलो सपोर्ट देना है, उसकी गर्दन जो है वो पिलो सपोर्ट में नहीं रहेगी, गर्दन के नीचे से लेके हिप तक का हिस्सा हमें उसको पिलो सपोर्ट में रखना है। ठीक है, दोनों हाथ अगर टेबल नहीं है इस तरीके की तो दोनों हाथों के नीचे हम पिलो रख के भी उसे सपोर्ट कर सकते हैं, या दोनों हाथ जो है पेशेंट के साइड में भी रख सकते हैं, पर उसके लेग जो है वो एक्सटेंडेड ही रहेंगे, लंबे रहेंगे। ठीक है, और दोनों ही बटक्स पे हमें इक्वल वेट बेयरिंग करना है, किसी पे भी एक कम एक ज्यादा नहीं करना है। और बेड पे ये पोजीशन ज्यादा देर तक हमें नहीं रखना है, कम ही रखना है। ठीक है, अब आता है हमारा बेड पे ही सिटिंग पर लेग लटका के। ठीक है, सिटिंग अप विद द लेग आउट ऑफ द बेड। ये पोजीशन से हमारा चेस्ट जो है वो एक्सपांड होता है, जिससे सांस लेने वाली डिफिकल्टीज भी दूर होती हैं। ठीक है, तो ये बेस्ट एक्सरसाइज है अगर आपके पेशेंट में ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो गई है तो उसकी पोजीशन जो है आप बेड के बाहर इस तरीके से लटका के पैर रखने वाली शुरू करें। पेशेंट चेयर में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इस तरीके की पोजीशन बेड पे आप अरेंज करें। आपको हमेशा इस पोजीशन को करते टाइम पेशेंट के सामने खड़े होना है। ठीक है, उसके बहुत उसका जो अफेक्टेड साइड है उसके करीब आपको रहना है, ताकि अगर उसका बैलेंस बिगड़े तो आप उसे गिरने से बचा सकें। हो सकता है पेशेंट को अपने कंट्रोल बैलेंस को कंट्रोल करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो, पर एक बार आपने पोजीशन सेट कर दी तो वो उस पर बैलेंस रहेगा। बट इसको करते टाइम पेशेंट के बगल में या सामने कोई एक उसको अटेंड करे ताकि वो गिरे ना, उसका बैलेंस बहुत जल्दी जा सकता है, इसलिए हमें उसके सामने या बगल में रहना है। 3 से 4 पिलो दोनों तरफ पेशेंट के हाथ के नीचे रहेंगे। इस तरीके से 3 से 4 पिलो दोनों तरफ पेशेंट के हाथ के नीचे रहेंगे। पीछे अगर सपोर्ट नहीं है और पेशेंट फॉल हो रहा है तो आप वहां पे पिलो या हाथ लगा सकते हैं। ठीक है, जो उसके पैर रहेंगे वो फ्लोर से टच होने चाहिए।
नी जो है और एंकल जो है वो 90 डिग्री में होना चाहिए। नी और एंकल बैंड होगा 90 डिग्री में और उसके पंजे फ्लोर से टच होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी पोजीशन हुई सिटिंग अप विद द लेग आउट ऑफ द बेड पोजीशन। ध्यान रखें इसको करते समय पेशेंट पीछे से बैलेंस नहीं बना पा रहा है तो पीछे सपोर्टिव रहे और आगे भी कोई खड़ा रहे जिससे हम उसे फॉल होने से बचा सकें। फिर आता है हमारा सिटिंग ऑन अ चेयर या व्हील चेयर। सिटिंग को अब हम टॉलरेंस नहीं कर सकते हैं, हमें उसे अब एक स्टिमुलेशन देना है उठने बैठने का, एक सेंसेशन देना है नॉर्मलिटी का। तो अब हमें उसकी सिटिंग शुरू करनी है चेयर पे या व्हील चेयर पे। इसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि उसका जो हेड है वो उसके पेल्विक रीजन के ऊपर ही रहे, ना तो ज्यादा पीछे की तरफ मुड़ा हुआ ना साइड में मुड़ा हुआ, आगे की तरफ झुका होना चाहिए पेल्विक्स के ऊपर। ठीक है, दोनों आर्म जो है, जो शोल्डर है वो प्रोटेक्टेड रहेंगे आगे की तरफ और सपोर्टेड रहने चाहिए। हिप और नी 90 डिग्री के फ्लेक्शन में रहेंगे। हल्का सा एक्सटेंशन होगा सिर्फ लंबर पे। अब स्पाइन में हम काम करेंगे, हल्का सा एक्सटेंशन पीछे की तरफ झुकी होगी हमारी लंबर हल्की सी। फीट जो होंगे वो न्यूट्रल पोजीशन में और सपोर्टेड रहेंगे। वेट हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों हिप्स से। ठीक है, इस तरीके की पोजीशन। सेटिंग में हमारा पेशेंट आया तो हमें उसको न्यूट्रल पोजीशन देनी है। हेड हल्का सा आगे झुका हुआ पेल्विक के ऊपर, कमर पे हल्का सा एक्सटेंशन, हिप और नी इनमें 90 डिग्री फ्लेक्शन, एंकल हल्के से न्यूट्रल या मुड़े हुए भी हो सकते हैं, दोनों आर्म सपोर्टेड। इसके नीचे हम पिलो लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरी पोजीशन हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जो अफेक्टेड साइड है वो हम बेड के पास कर दे, उसके नीचे हम पिलो लगा दें। गर्दन झुकी हुई पेल्विस के ऊपर, हिप और नी 90 डिग्री में, एंकल न्यूट्रल। ठीक है, ये हमारी हुई कौन सी पोजीशन, सिटिंग ऑन अ चेयर और व्हील चेयर पोजीशन। अब हमें हमारे पेशेंट को टर्निंग भी करवानी है सुपाइन से साइड लाइन में। अगर हमारा पेशेंट टर्न नहीं होगा बार बार तो उसे बेड सोर्स बन जाएंगे। इसलिए अगर पेशेंट सुपाइन पोजीशन में है तो हमें उसकी टर्निंग भी करवानी है सुपाइन से साइड लाइन। पेशेंट के लिए ये इजी होता है कि वो अफेक्टेड साइड में इजीली टर्न कर जाता है, क्योंकि अफेक्टेड साइड वाला एक्टिव है, वो घूमता है, अनअफेक्टेड वाले को उठा लेता है। टफ होता है कि अफेक्टेड आर्म को उठा के अनअफेक्टेड साइड पे लाना। तो इसके लिए वो अपने अफेक्टेड आर्म की मदद से रिस्ट पे पकड़ेगा अपने अनअफेक्टेड हैंड को और रोल करेगा अफेक्टेड साइड को। टर्निंग के लिए उसका जो अनअफेक्टेड साइड है, जो वीकर लिम्ब है, वो आएगा पार्शियल फ्लेक्शन में, जिसका सपोर्ट करेंगे आपके केयर गिवर, नर्सिंग स्टाफ, फिजियोथेरेपिस्ट। होल्ड करके रखना है उसके वीक आर्म को रिस्ट से, अनअफेक्टेड हैंड वाले साइड को। पेशेंट कोशिश करेगा टर्न करने की स्विंग होके, आर्म और नी जो है बॉडी क्रॉस करेंगे। अब पेशेंट क्या करेगा, अफेक्टेड साइड वाले हाथ को क्या करेगा, पकड़ेगा रिस्ट से, किससे, अनअफेक्टेड वाले हाथ से। फिर हमें उसके लोअर लिम्ब का हल्का सा फ्लेक्शन करवाना है। ठीक है, केयर गिवर इसको करेगा, हल्का सा फ्लेक्शन करवाना है हमें उसके वीकर लोअर लिम्ब को। पेशेंट खुद होल्ड किया हुआ है अपने अनअफेक्टेड हैंड को, अनअफेक्टेड हैंड से अफेक्टेड हैंड को। वो टर्न करने की कोशिश करेगा स्विंग मूवमेंट करके। वो जैसे ही आपका आर्म, अपना पेशेंट अपना आर्म अनअफेक्टेड वाला जो है उसको स्विंग करेगा और नी और आर्म दोनों तुरंत क्रॉस होके आ जाएंगे अपने अनअफेक्टेड साइड के रोल पे, इस तरीके से।
पेशेंट को कहना है कि उसका जो अफेक्टेड वाला हैंड है, इधर ये जो अफेक्टेड वाला हैंड है उसको वो पकड़े, ठीक है। फिर हल्का सा हमें नी फ्लेक्स करके उसको रोल करवाना है। केयर गिवर ने उसके हिप्स पकड़ लिए, अब वो अपने नी को और अपने हाथ को क्रॉस करते हुए टर्न करेगा। या फिर हम ऐसे भी करवा सकते हैं कि जो अनअफेक्टेड वाला है वो ऊपर फ्लेक्शन में, हाथ भी फ्लेक्शन में, और वो फोर्स लगा के टर्न कर सकता है अपने अफेक्टेड साइड पे, ठीक है। केयर गिवर की हाथ के नीचे से अपना हाथ लेके जाए, नी की तरफ से पैर पकड़े केयर गिवर और फिर उसे टर्न कर दे अनअफेक्टेड साइड में। हम ऐसा भी कर सकते हैं। अब हमारी पोजीशन साइड लाइन से सिटिंग पे आनी चाहिए। साइड लाइन से सिटिंग पे आने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगता है, इजीली साइड लाइन से पेशेंट उठ जाता है या हम उसको उठा सकते हैं। अनअफेक्टेड हैंड को बेड पे रखना है, पुश करना है ऊपर की तरफ और पैरों को नीचे लगाना है जमीन पे। जैसे ही आप ये पोजीशन मेंटेन करेंगे उसकी बॉडी खुद ब खुद ऊपर उठने लगेगी और अपराइट पोजीशन में आ जाएगी, ठीक है। आपने पेशेंट को साइड लाइन में ले लिया, अफेक्टेड हैंड को बेड पे रखा और बोला पुश करिए, ऊपर की तरफ उठिए। जैसे ही वो पुश करेगा उसके लोअर लेग नीचे जाने लगेंगे। वो जैसे ही नीचे गए बॉडी खुद ब खुद ऊपर उठ के आ जाएगी और पेशेंट हमारा साइड लाइन से सिटिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी पोजीशन हुई साइड लाइन से सिटिंग की। अब हमारी पोजीशन आती है, सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती है हमारे हेमिप्लेजिक पेशेंट को ट्रांसफर करना बेड से चेयर पे, ठीक है। तो इसमें हम अपने पेशेंट को उठा के ट्रांसफर करते हैं स्ट्रोक पेशेंट को चेयर पे, जो कि काफी जरूरी है। इसके लिए प्रॉपर टेक्निक आनी चाहिए, ठीक है। कुछ चीजें इसमें रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे कि कितनी डिसेबिलिटी हुई है पेशेंट को, उसको कितना असिस्टेंस चाहिए, मीडियम असिस्टेंस चाहिए, मिनिमल चाहिए ट्रांसफर करने के लिए, या पूरा ही हम खुद ही करवाएं उसको, ठीक है। पर जो भी उसका ट्रांसफर करेगा चेयर से, बेड से चेयर पे, उसे प्रॉपर टेक्निक आनी चाहिए कि किस तरीके से हम उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। नहीं तो अगर वो फॉल हो गया या फिर अफेक्टेड आर्म को खींच दिया जोर से तो उसका डैमेज होने की, इंजरी होने के चांसेस बढ़ते हैं। इसीलिए प्रॉपर पोजिशनिंग, प्रॉपर टेक्निक जरूरी है ट्रांसफर के लिए। हमेशा जब भी आप ट्रांसफर करना शुरू करें अपने पेशेंट को तो उसे बता दें, ठीक है, कि आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं, उसको चेयर पे ट्रांसफर करने की प्लानिंग कर रहे हैं आप, ये उसे बता दें। उसे इंकरेज करें, मोटिवेट करें कि वो आपका साथ दे, आपको भी इसमें मदद करे उठने में, ठीक है। वो खुद से पार्टिसिपेट करेगा तो काफी अच्छा रहेगा, उसका बॉडी स्टिमुलस क्रिएट करेगा जो कि हमारे लिए पॉजिटिव साइन है। कभी भी पेशेंट का जो वीक साइड है, वीक आर्म है, उसको नहीं खींचना है, क्योंकि जो हमारे स्ट्रोक पेशेंट में हेमिप्लीजिया आता है उन पेशेंट्स में सबलक्सेशन यानी कि शोल्डर डिसलोकेट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो कभी भी कमजोर साइड वाले आर्म को एकदम से पुल नहीं करना है ट्रांसफर के टाइम पे, नहीं तो पेशेंट का शोल्डर डिसलोकेशन हो जाता है, ठीक है। अब हमें एक गुड मैकेनिज्म यूज करना है बॉडी का पेशेंट को उठाने के लिए। इसके लिए जो पेशेंट को उठाने जा रहा है वो अपनी बैक को स्ट्रेट रखेगा, दोनों पैरों को वो मोड़ रख के रख सकता है एक इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए। नी से हल्का सा बेंड करना है और बैक स्ट्रेट। पास में ही चेयर या व्हील चेयर जो भी हो वो पैरेलल होना चाहिए, बेड के इक्वल होना चाहिए, छोटी बड़ी नहीं होना चाहिए, और वो थोड़ा बेड से पास में होना चाहिए और वो लॉक होनी चाहिए, नहीं तो पता चला पेशेंट तो बैठा और वो रोल हो गई, पेशेंट फॉल,
ठीक है, पास में नहीं रही, पेशेंट वॉक नहीं कर पाएगा तो तुरंत फॉल। इसीलिए व्हील चेयर या चेयर जो भी हमें सिटिंग के लिए यूज करना है वो बेड से पैरेलल होना चाहिए, बेड से पास होना चाहिए और लॉक होना चाहिए। अब जो पेशेंट को उठाने वाला है वो पेशेंट के सामने खड़ा रहेगा, उसके जो पंजे हैं वो पेशेंट के वीक वाले पैर जिसमें हेमिप्लेजिया है उसके पास रहेंगे। ठीक है, अपनी बॉडी को पेशेंट की बॉडी से बहुत क्लोज रखना है। अब पेशेंट दोनों हाथों से आपके गर्दन को पकड़ लेगा, खुद को रैप कर लेगा आपकी ऊपर की तरफ की बॉडी में। ये सब करने से पहले आप पेशेंट को एक्सप्लेन कर दें कि क्या क्या हम करने वाले हैं, उसके पास खड़े रहें, उसे इंकरेज करें कि वो अपना जो अफेक्टेड लेग है उसे जमीन पे टिका के ही रखे, मोड़े नहीं, नहीं तो हम फॉल कर जाएंगे पेशेंट के ऊपर ही। देखिए, इस तरीके से बेड पे पेशेंट आया, दोनों पंजे जो है हमने हमारे पेशेंट के पास रखे। ये देखिए, जो अफेक्टेड साइड वाला है उसी साइड में हमारे दोनों पंजे रहेंगे। हमें हल्का सा बेंड होना है पर हमारी नी जो है वो स्ट्रेट रहेगी। ठीक है, अब पेशेंट क्या करेगा, अपने दोनों हाथों से गर्दन पे, हमारी गर्दन पे दोनों हाथ रखेगा और आगे की तरफ झुकेगा, पूरी बॉडी को हमारे ऊपर वो रैप कर देगा। फिर हमें क्या करना है, पेशेंट का जो हमने लॉक किया है, इस तरीके से देखिए हमने लॉक किया है, लॉक करने के बाद हमें उसे पुश करके उठाना है। पेशेंट को भी हमें फोर्स करना है कि वो आपकी गर्दन को होल्ड करके उठने की कोशिश करे। ठीक है, हमें पेशेंट को एक्सप्लेन कर देना है कि हमें क्या क्या प्रोसीजर करना है। अब आपको काउंट करना है 1 2 3, 3 होते ही पेशेंट का वेट जो है अपने ऊपर उठा लीजिए और वो स्टैंडिंग पोजीशन में आ गया। किस तरीके से कुछ स्टैंडिंग पोजीशन रहेगी पेशेंट की। आपका बैक स्ट्रेट होना चाहिए, आपका बैक एकदम स्ट्रेट होना चाहिए और लॉक होना चाहिए उसके फीट में। अब आपको क्या करना है, एक टर्न करना है उसके पंजों के पास से, बैक से नहीं पंजों के पास से, ताकि पेशेंट जो है एकदम अलाइंड हो जाए और सिटिंग में आ जाए चेयर में। ठीक है, इस तरीके से आप पोजीशन में आ गए, फिर आपको टर्न करना है। ठीक है, ताकि पेशेंट चेयर के पास पहुंचे। पेशेंट नहीं टर्न कर पाएगा, कोशिश कर सकता है पर एक पायोवेट टर्न चाहिए, बैक से नहीं पंजे से। ठीक है, और हमें टर्न करके पेशेंट को सिटिंग में बिठा देना है। ध्यान रखिए, पेशेंट जो बैठ रहा है वो सेंटर ऑफ द चेयर में बैठे, चेयर के बीचों बीच ही बैठे, इधर उधर होके ना बैठे। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसफर हुआ पेशेंट का बेड से व्हील चेयर में। ध्यान रखिए, इसके लिए प्रॉपर टेक्निक बहुत जरूरी है। अगर प्रॉपर टेक्निक नहीं होगी इसकी तो हमें काफी दिक्कतें हो सकती हैं। फिर आता है पेशेंट का मोबिलाइजेशन या स्ट्रेच। ठीक है, अब फ्लैसिड स्टेज में हमें मोबिलाइजेशन देना ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, फ्लैसिड स्टेज में मोबिलाइजेशन हम कैसे दे सकते हैं, जेंटल पैसिव एक्सरसाइजेस करवा के या स्ट्रेचिंग करवा के। जो हमारी बाई आर्टिकुलर मसल्स होती हैं, यानी कि वो मसल्स जो दो जॉइंट्स को जोड़े हुए होती हैं, उनमें बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है टाइटनेस, वो बहुत ज्यादा प्रोन होती है स्पास्टिसिटी में। ठीक है, जैसे कि हमारा अकाइलस टेंडन हो गया, हैमस्ट्रिंग हो गई, अडक्टर हो गए, टेंसर फेशिया लाटा हो गया, बाइसेप्स हो गया, रिस्ट हो गया, इन सब की हमें स्ट्रेचिंग और पैसिव मूवमेंट करवाना चाहिए। ये ज्यादा प्रोन होते हैं कि इनमें हमें स्पास्टिसिटी डेवलप हो सकती है। पैसिव एक्सरसाइजेस हम कैसे करवाएं अपने पेशेंट को, सारे जॉइंट्स का पैसिव मूवमेंट होना चाहिए, अभी हम वो देखेंगे कि कैसे करवाते हैं। 10 रिपीटेशन होना चाहिए 3 से 4 बार दिन में। कुछ पेशेंट्स को हम स्प्लिंट भी लगा सकते हैं, अगर वो अकड़े हुए हैं तो उन्हें हम स्प्लिंट लगा के सीधा करके उन्हें प्रॉपर पूरे टाइम एक स्ट्रेचिंग हम दे सकते हैं, जिसके कारण उसमें कॉन्ट्रैक्चर्स ना बने। ठीक है,
अब हम देखेंगे हमारे हिप नी मूवमेंट। हाँ, तो अब हम देखेंगे कि हमारे हिप और नी का कैसे हम पैसिव मूवमेंट करवाते हैं। तो आपको क्या करना है, जकड़ना है पेशेंट के लेग को, क्रेडल करना है। एक हाथ आपके पेशेंट के नीचे नीचे रहेगा, दूसरा हाथ जो है हील के पास रहेगा, जिससे आप पेशेंट के पैर को स्टेबलाइज कर सकें। नी को उठाना है, बेंड करना है, चेस्ट के पास लेके जाना है। ठीक है, आपको हिप का ट्विस्ट नहीं होने देना है मूवमेंट के टाइम पे। फुट जो है वो स्ट्रेट रहेगा, हिप उसी लाइन में रहेगा जिस लाइन में आपका फुट है, उसमें स्विंगिंग मूवमेंट नहीं होना चाहिए। फिर वापस से हमें लोअर करके स्टार्टिंग पोजीशन में लाना है। इस तरीके से एक हाथ पेशेंट के नी पे रहेगा, लेग पे रहेगा, दूसरा हील पे रहेगा। फिर हमें हमारे पेशेंट को नी को बेंड करना है और चेस्ट की तरफ लेके आना है। और फिर इसमें ध्यान रखना है कि हिप नी जो है वो स्ट्रेट लाइन में रहे, हिप और एंकल स्ट्रेट लाइन में रहे, 90 डिग्री का एंगल बने, ट्विस्टिंग नहीं हो। ठीक है, तो ये हमारे हिप और नी का पैसिव मूवमेंट हुआ। फिर आता है हमारा हिप रोटेशन। हिप रोटेशन में एक हाथ जो है पेशेंट की थाई पे रहेगा, दूसरा हाथ जो है पेशेंट की नी के नीचे रहेगा। हमें बेंड करना है नी को हाफ वे में चेस्ट की तरफ। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल रहेगा हमारे हिप और नी का। फिर पुल करना है अपने फुट को अपनी तरफ और फिर पुश करना है। ठीक है, याद रखना है कि ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं देना है जिससे कि पेन उठ के आ जाए। इस तरीके से एक हाथ हमें रोल करके क्रडर करके लाना है और लेग की तरफ पकड़ना है, दूसरा हाथ थाई पे रहेगा। फिर ये जो एक लाइन दिख रही है, इस लाइन में हमें ऐसा टर्निंग मूवमेंट करना है, हिप का रोटेशन करवाना है। ठीक है, ज्यादा ओवर रोटेशन या ओवर स्ट्रेचिंग नहीं देना है, नहीं तो उसे दर्द हो सकता है। फिर हमें वापस से लोअर करना है लेग को और न्यूट्रल पोजीशन में लाना है। ठीक है, फिर आता है हमारा हिप का अबडक्शन। एक पैर हम लेग, एक हाथ से पेशेंट की लेग को क्रेडल करेंगे, दूसरा जो है नी के पास रहेगा होल्ड करने के लिए। एक हाथ जो है हम हील के पास रखेंगे, स्टेबलाइज करेंगे हिप जॉइंट को। एक हाथ हमारा जो है वो नी के पास रहेगा, क्रेडल करके रखेगा लेग को। ठीक है, दूसरा हाथ हमारा हील या हिप के पास रह सकता है उसको स्टेबलाइज करने के लिए। नी को स्ट्रेट रखना है। अब हमें लेग को लेके जाना है बेड के बाहर और फिर लेके आना है वापस। 45 डिग्री में हमें बेड के बाहर लेके जाना है, इस तरीके से। एक हाथ आपका हील के पास रहा, एक नी के नीचे रहा। फिर आपको बेड के बाहर खींच के लेके जाना है पैर पेशेंट का, फिर वापस लाना है। ये हम अफेक्टेड साइड में कर रहे हैं। अनअफेक्टेड में तो वो खुद ही कर लेगा, हमें अफेक्टेड साइड की करवानी। पर याद रखना है अफेक्टेड और अनअफेक्टेड दोनों का नरिशमेंट जरूरी है, तो हमें दोनों का ही करवाना है, एक तरफ पैसिव दूसरी तरफ एक्टिव। तो हिप का अबडक्शन के लिए एक पैर हमारा हील के नीचे, एक हाथ हमारा हील के नीचे, एक हाथ हमारा नी के नीचे, और फिर 45 डिग्री तक ही हमें अपने पेशेंट के पैर को बाहर लेके जाना है बेड से और फिर अंदर लाना है उसकी स्टार्टिंग पोजीशन में। ठीक है, फिर आता है हमारा एंकल रोटेशन। एंकल रोटेशन के लिए हमें पेशेंट का नी स्ट्रेट रखना है, एक हाथ हम एंकल के ऊपर रखेंगे ताकि हम उसको स्टेबलाइज कर सकें, दूसरा हाथ हम फुट पे रखेंगे। फिर हमें उसके फुट को अंदर की तरफ मोड़ना है और बाहर की तरफ मोड़ना है। ठीक है, पेशेंट का फुट पहले अंदर की तरफ मुड़ेगा फिर बाहर की तरफ मुड़ेगा। ये हुआ हमारा एंकल रोटेशन। फिर आता है हमारा टो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। तो इसमें सेम पेशेंट का एक हाथ जो है हमारा एक हाथ थेरेपिस्ट का एक हाथ जो है वो पेशेंट के फुट पे रहेगा, यहाँ एंकल पे नहीं रहेगा, अब फुट पे रहेगा ऊपर की तरफ।
उसको स्टेबलाइज करने के लिए। फिर दूसरा हाथ हमारे उसके फिंगर्स पे रहेगा, जिससे कि हम उसके टो का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करवा सकें। इस तरीके से कप शेप बना के हमें उसका एक्सटेंशन करवाना है और फिर नीचे झुका के उसका फ्लेक्शन करवाना है, यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट करवाना है हमें हमारे पेशेंट के टोज की। अब आता है स्ट्रेचिंग। अब हम इसमें हील कॉर्ड स्ट्रेचिंग देते हैं। कप जैसा स्ट्रक्चर बनाना है अपने हाथ का और उसकी हील के पास रखना है, और ऐसा आपको हाथ रखना है कि उंगलियों के नीचे हील आए और बाकी की जो हथेली और फोरआर्म है वहां पे उसका पूरा फुट आए। ठीक है, इस तरीके से हील के नीचे, फिंगर्स के नीचे हील है, कप बना हुआ है और फोरआर्म के ऊपर पूरा फुट आया है। ठीक है, अब जो पूरा हमारा फोरआर्म के ऊपर फुट आ गया है, तब हम उसे फॉरवर्डली मूव करेंगे, बेंड करेंगे फुट को टुवर्ड्स दी नी, तो उसके पीछे की मसल्स में स्ट्रेचिंग आएगी। ठीक है, जो कप बना हुआ है हील का वो फुट या पाम में हम रख सकते हैं। जो फुट है पेशेंट का वो पाम में आएगा। जेंटली पुश करना है उसके पैर को हमको टुवर्ड दी नी। ठीक है, इस तरीके से हमने उसके हमने एक हाथ से उसके एंकल जॉइंट को पकड़ा, कप शेप बनाया और हमारी उंगलियों के नीचे पेशेंट का हील है, कप शेप बनाया और फोरआर्म तक उसका पूरा फुट है। फिर हमें टुवर्ड दी नी उसकी स्ट्रेचिंग करवानी है, नी स्ट्रेट रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हील कॉर्ड स्ट्रेचिंग हुआ। दूसरी स्ट्रेचिंग है कि अब हमें उसके सामने की तरफ से भी स्ट्रेचिंग देनी है, तो हम कप शेप बनाएंगे, उस पे हमारा हील रहेगा, पाम आपके पाम आपका जो है हैंड का जो गद्दी है उसमें उसका फुट रहेगा और कप के अंदर हील रहेगा। जेंटली हमें पुश करना है फुट को पीछे की तरफ, टोस नीचे की तरफ जाएंगे, नी हल्का सा इसमें बेंड हो सकता है पर हमें कोशिश करनी है कि उसको स्ट्रेट रखें। ये देखिए ऐसे कप शेप बनाया तो हमारा हील जो है पूरा पेशेंट का जो हील है वो उस कप में आ गया। दूसरे हाथ से हमें स्ट्रेच करना है, उसके टोस के पास नीचे लेके जाना है। ठीक है, इस एरो की डायरेक्शन में, तो यहाँ स्ट्रेचिंग आएगी। तो ये हुई हमारी हील कॉर्ड स्ट्रेचिंग। अब आता है हमारा हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग। इसमें जो नी है और हील जो है वो सपोर्ट करके स्लोली हम ऊपर की तरफ उठाएंगे पैर को। इस तरीके से नी सपोर्ट रहेगा, हील सपोर्ट रहेगा, फिर हमें पेशेंट के पैर को ऊपर की तरफ उठा लेना है, तो उसे स्ट्रेचिंग आएगी हमारे नी में। वापस से फिर हमें स्टार्टिंग पोजीशन में आना है। तो ये हुआ हमारा हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग। अब ये हमारा लोअर लिम्ब का था, अब हम देखेंगे अपर लिम्ब का, एल्बो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। आपको पेशेंट के अपर आर्म को एक हाथ से होल्ड करना है, दूसरे हाथ से फोर आर्म होल्ड करना है। ठीक है, अपर आर्म को एक हाथ से होल्ड करना है, दूसरा जो है फोर आर्म को होल्ड करेगा। कोशिश करें क्रॉस में करें तो आप इजीली उसका पैसिव मूवमेंट करवा सकते हैं। फिर आपको एल्बो पे बेंड करना है आर्म को, अपने आर्म को, जो थेरेपिस्ट का हाथ है वो एल्बो से बेंड रहेगा और फोरआर्म से पकड़ा हुआ रहेगा। आपको ऊपर लेके जाना है स्ट्रेट करके शोल्डर उसके सर तक। ठीक है, पूरा हाथ स्ट्रेट होना चाहिए। फिर खुद के हाथ को बेंड करके स्ट्रेट करते हुए ऊपर पूरा ऐसा रेनबो बनाते हुए आपको उसके सॉरी इट्स एल्बो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, तो आपको उसके एल्बो को बेंड करना है, माय मिस्टेक सॉरी, आपको उसके एल्बो को बेंड करना है। आपको उसके एल्बो को बेंड करके जो उसकी हथेली है उसको शोल्डर तक लाना है। ठीक है, एल्बो को बेंड करके उसकी रिस्ट को शोल्डर तक लाना है, तो ये एल्बो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। फिर दूसरा है शोल्डर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। रिस्ट से पकड़ना है एक तरफ, दूसरा हाथ जो है आपके एल्बो पे रहेगा, एक हाथ रिस्ट पे एक एल्बो पे। फिर आपको उसको अच्छी
पकड़ बनानी है और पूरा हाथ ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ लाना है। ठीक है, आपको पाम को अंदर की तरफ टर्न करना है, वो बॉडी को फेस करेगा पेशेंट का पाम, और एल्बो जो है हल्का सा बेंड हो सकता है या कोशिश रहे वो स्ट्रेट रहे। फिर आपको मूव करना है पूरा ये आर्म नीचे से ऊपर की तरफ, उसके हेड तक जाना चाहिए। तो ये हुआ हमारे शोल्डर का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। अब आता है शोल्डर का इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन। एक हाथ जो है वो पेशेंट के एल्बो के नीचे एक हाथ रहेगा, दूसरा उसके फोरआर्म पे रहेगा। अब हमें आर्म को बाहर की तरफ लेके जाना है शोल्डर लेवल पे। फिर हमें टर्न करना है आर्म को, हैंड जो है पेशेंट का वो सीलिंग की तरफ पॉइंट करेगा। ऐसे 90 डिग्री में बनाना है, हैंड जो है ऊपर छत की तरफ पॉइंटेड रहेगा। आर्म को आउट करते बाहर की तरफ लेके जाना है शोल्डर लेवल पे, वापस पोजीशन में लाना है। फिर पेशेंट के आर्म को डाउन करना है, हैंड पॉइंट करेगा फ्लोर पे। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पेशेंट का रोटेशन। पहला मूवमेंट में पेशेंट का जो हाथ है हम उसको शोल्डर लेवल पे लाएंगे। ठीक है, फिर वापस से न्यूट्रल पोजीशन में आया, फिर हम दूसरी बार टर्निंग करेंगे, पेशेंट का लाएंगे हाथ फ्लोर की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा रोटेशन हुआ। तो ये हुआ हमारे शोल्डर का इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन। अब आता है फिंगर और रिस्ट का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। होल्ड करना है हमें फोरआर्म को रिस्ट के ऊपर। ठीक है, एक हाथ रिस्ट के ऊपर रहेगा यहाँ, दूसरा हमें फिंगर्स पे रखना है। ठीक है, फोरआर्म रिस्ट, इधर एक हाथ, दूसरा फिंगर्स पे। बेंड करना है रिस्ट को पीछे की तरफ, 90 डिग्री पे लाना है, फिर स्ट्रेट करना है। ठीक है, फिर बेंड करना है अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ, फिर 90 डिग्री मेंटेन होगा, फिर से स्ट्रेट करना है। जब आप पेशेंट की कलाई को अंदर की तरफ मोड़ेंगे तो फिंगर्स भी अंदर की तरफ मोड़ें और स्ट्रेट करें, तब फिंगर भी बाहर जाए। जैसे आप अपने रिस्ट का फ्लेक्शन एक्सटेंशन करेंगे, साथ ही साथ आपकी फिंगर का भी फ्लेक्शन एक्सटेंशन करें। बाहर की तरफ आप रिस्ट लेके जाएं तो फिंगर्स भी बाहर की तरफ स्ट्रेच हो, अंदर की तरफ लाएं आप फ्लेक्शन करें जब रिस्ट का, तो आपके फिंगर्स भी मुड़ेंगी, मुट्ठी बनाने की कोशिश करें अपनी फिंगर्स से। तो ये हुआ आपके फिंगर और रिस्ट का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। अब आता है थंब का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। तो इसमें पेशेंट अगर पैसिवली एक्टिवली कर पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो पैसिवली आप पेशेंट का थंब पकड़ें और उसको अंदर की तरफ करें इस तरीके से और बाहर की तरफ करें। वेब स्पेस में, ये वेब स्पेस होता है, इसमें हल्का सा स्ट्रेच आप दे सकते हैं। पेशेंट का थंब अंदर की तरफ करें और फिर बाहर करें। तो ये हुआ आपके थंब का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। अब जो स्प्लिंट इसमें यूज होता है पेशेंट के लिए, डॉर्सी फ्लेक्शन को मेंटेन करने के लिए हम एल स्प्लिंट लगाते हैं पंजे में। तो ये फुट में कॉन्ट्रैक्चर्स को रोकता है। प्लांटर फ्लेक्शन का इसमें कॉन्ट्रैक्चर्स हो जाते हैं, तो ऐसा एल स्प्लिंट आता है जो न्यूट्रल पोजीशन में डॉर्सी फ्लेक्शन में इसको पैर को रखता है। वैसे ही रिस्ट के लिए स्प्लिंट आता है जो मेंटेन करता है आपके पेशेंट की रिस्ट को, फिंगर को और थंब को। वेब स्पेस को भी वो मेंटेन करता है। तो इसी तरीके से हम अपने पैरों और हाथों में स्प्लिंट्स पहन के, पेशेंट की स्प्लिंट्स पहना के, उसके डिफॉर्मिटी जो बहुत कॉमन होती है स्ट्रोक पेशेंट की हेमोरेजिक कंडीशन में, कि उसके हाथों में, रिस्ट में और पैरों में इस तरीके की कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं घूमे हुए, मतलब पैर प्लांटर फ्लेक्शन में चला जाता है, उंगलियां अंदर मुड़ जाती हैं, रिस्ट अंदर मुड़ जाता है। तो हमें रिस्ट को एक्सटेंशन में मेंटेन करना है, तो उसके लिए हम ऐसा स्प्लिंट यूज करें जिससे उसकी रिस्ट और फिंगर एक्सटेंशन में रहे। डॉर्सी फ्लेक्शन स्प्लिंट या एल स्प्लिंट हम उसके पैरों के लिए यूज करते हैं। अब आता है
प्रेशर सोर्स कैसे ट्रीट करें और प्रिवेंट करें। लंबे समय तक लेटे रहने के कारण एक ही पोजीशन में बॉडी में कुछ ऐसे बोनी प्रोमिनेंस एरियाज होते हैं जो बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं कि वहां पे प्रेशर सोर्स बन जाए। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन सप्लाई नहीं होता है। वो एरिया होते हैं लेटरल मेडुलस, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द नी, स्टियल ट्यूबरोसिटी, सैक्रम, ऑसिफुट, इन सब में प्रेशर सोर्स डेवलप हो जाते हैं। तो हमें इसको होने से रोकना है, ठीक है। इस कारण से पेशेंट की साइडलाइन से सुपाइन में पोजीशन चेंज करते रहना चाहिए। अभी मैंने आपको पोजीशन चेंजिंग बताई थी, साइडलाइन से सुपाइन में कैसे लेते हैं पेशेंट को, अफेक्टेड साइड वाली, अनअफेक्टेड साइड वाली। तो हर 2 घंटे में वो पोजीशन उसकी चेंज होती रहनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार प्रेशर सोर्स डेवलप हो जाते हैं तो वो बाधा बनते हैं रिकवरी में। इस कारण से उन्हें हमें होने से रोकना चाहिए और उसके लिए हमेशा उसकी पेशेंट की पोजीशन चेंज होती रहनी चाहिए। ये कुछ प्रेशर सोर्स के एरियाज होते हैं आपके बैक ऑफ द हेड में, शोल्डर में, एल्बो में, बटक्स में, लेग में और हील में। सुपाइन पोजीशन में अगर साइडलाइन पोजीशन में है तो कान में, शोल्डर में, एल्बो में, हिप में, थाई में, लेग में और हील में, ठीक है। तो ये सुपाइन पोजीशन में कहाँ कहाँ प्रेशर सोर्स बन सकते हैं वो एरियाज हैं, और साइडलाइन पोजीशन में कहाँ कहाँ प्रेशर सोर्स बन सकते हैं ये वो एरिया। तो हमें अपने पेशेंट का अच्छा सर्कुलेशन बढ़ाना है, इस कारण से हमें पेशेंट को उसकी पोजीशन चेंज करवाते रहना है। साइड से सुपाइन लाइन, दोनों सुपाइन लाइन से साइड में, दोनों साइड, अफेक्टेड साइड भी और अनअफेक्टेड साइड भी, ठीक है। अगर पेशेंट परमानेंट लेटा हुआ है, पोजीशन चेंज नहीं कर पा रहा है, तो हम उसको एयर बेड में या वाटर बेड आते हैं उस पे हम उनको सुला सकते हैं, जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बॉडी के वेट को पूरी तरीके से प्रेशर रिलीव करके। जो प्रेशर सोर्स के एरियाज अभी मैंने ऊपर आपको बताए, वो एरियाज को वो रिलीफ देते हैं, वाटर बैग और एयर बैग। तो अगर हमारा पेशेंट पोजीशन चेंज नहीं कर पाता है तो हम उसको वाटर बेड या एयर बेड में सुलाएं, ताकि उसका वेट जो है पूरी बॉडी का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। अब ऐसे पेशेंट्स का हाइजीन भी हमें मेंटेन करना रहता है। तो पेशेंट हमेशा क्लीन होना चाहिए, डेली उसके कपड़े चेंज होना चाहिए। मॉइस्चराइजर अगर पेशेंट की स्किन पे रहेगा तो वो इन्फेक्शन बढ़ाएगा स्किन के। इसी कारण से जब भी आप उसको नहलाएं तो तुरंत उसको ड्राई भी करें, ताकि उसकी स्किन में अगर कोई जरा सा भी क्रैक है तो वो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो सकता है उसे स्किन का। इसलिए उसकी स्किन को बहुत करेक्ट मैनर में मेंटेन करना पड़ता है, ना ज्यादा मॉइस्चर होना चाहिए ना ज्यादा ड्राई होना चाहिए। जो प्रेशर सोर्स के एरियाज हैं वहां पे हम रेगुलर मसाज भी दे सकते हैं, जिससे उसका सर्कुलेशन बढ़ेगा और प्रेशर सोर्स जो है वो जल्दी ठीक होंगे, साथ ही साथ वो प्रिवेंट भी होंगे। अगर जो एरियाज है प्रेशर सोर्स होने के हम वहां पे मसाज करेंगे तो वो सर्कुलेशन बढ़ाएगा, सर्कुलेशन बढ़ेगा तो प्रेशर सोर्स होने के चांसेस कम होंगे। उसको डेली स्पॉन्ज बाथ कराएं, जिससे उसका हाइजीन मेंटेन रहेगा, ठीक है। पेशेंट की स्किन जो होती है वो बहुत प्रवोक हो जाती है इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। तो हमें उसका प्रॉपर स्पॉन्ज बाथ करवाना चाहिए, हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए और नहाने के बाद उसको ड्राई भी करना चाहिए प्रॉपरली। जो हमारे पेशेंट के प्रेशर सोर्स होते हैं उसका अगर प्रोग्नोसिस नहीं हुआ है टाइम पे तो वो दिक्कत होने लगती है। इसीलिए हमें उन्हें कम करना चाहिए, प्रॉपर रिहैबिलिटेशन देना चाहिए, ताकि वो अफेक्ट ना करे आपकी रिहैबिलिटेशन में, और ये डे 1 से स्टार्ट कर देना चाहिए। इस तरीके से हम प्रेशर सोर्स एरिया में मसाज कर सकते हैं।
स्ट्रोकिंग करके हल्का हल्का हाथ फेंके, उस हाथ को हल्का हल्का गोल गोल घुमा के उस एरिया को पकड़ना और छूना स्क्वीज करके। इस तरीके से हम वहाँ पे प्रेशर सोर्स की मसाज कर सकते हैं। अगर प्रेशर सोर्स डेवलप हो गए हैं तो हमें उसे ओजोन थेरेपी, यूवीआर थेरेपी, आईआर थेरेपी या डायरेक्ट करंट देने से हम उसके प्रेशर सोर्स को कम कर सकते हैं। जो हमारा प्रेशर सोर्स है उसके चारों तरफ हम आइसिंग भी कर सकते हैं, जिस कारण से उसकी जो रिकवरी है, जो हील होने की प्रोसेस है, वो उसमें तेजी आएगी। उस पे हम स्टेराइल ड्रेसिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर जब भी आप ये ओजोन थेरेपी, यूवीआर, आईआर, डायरेक्ट करंट पेशेंट को लगा रहे हैं तो उसके ऊपर पहले स्टेराइल ड्रेसिंग करें, उसके बाद ही मोडालिटीज यूज करें। ठीक है, अब आती है हमारी वेट बियरिंग एक्टिविटी। अब हमें पेशेंट को इनकरेज करना है कि अब वो वेट बियरिंग एक्टिविटी करें। वेट बियरिंग एक्टिविटी जो है बहुत जरूरी होती है और वो डेवलपमेंट जो होती है, टोन जो डेवलप हो जाती है मसल्स में, उसको भी प्रमोट करती है। ठीक है, और हड्डियों में एब्जॉर्प्शन का इंक्रीज करती है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, जो कि बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए पेशेंट को अब हमें वेट बियरिंग एक्टिविटी शुरू करवानी रहेगी। जैसे पेशेंट का ब्रिजिंग, सुपाइन होना एल्बो पे, सिटिंग आना, अफेक्टेड आर्म में वेट डालना, ठीक है, स्टैंडिंग में आना, ये सब चीजें अब शुरू करवानी है। जितना जल्दी हो अब हमारे पेशेंट को हम सिटिंग तक स्टैंडिंग में लाएंगे। जब पेशेंट सिटिंग में बैठने लग गया तो कोशिश करें कि वो अपना वेट जो है अब अफेक्टेड साइड में ज्यादा डालें, अफेक्टेड आर्म की तरफ थोड़ा सा वो वेट को डालें, अफेक्टेड लेग की तरफ वेट डालें। ठीक है, अब इसमें हम और ब्रिजिंग शुरू करवा सकते हैं। इस तरीके से पेशेंट लेटा है, 90 डिग्री में उसका नी और जो उसका हिप है वो 90 डिग्री बैंड रहेगा, दोनों आर्म रिलैक्स, और फिर पेशेंट अपना हिप जो है वो ऊपर की तरफ उठाए। जो हेमीप्लेजिक साइड होता है वो उठ नहीं पाता है, तो आप पेशेंट की हेमीप्लेजिक साइड पे खड़े होके हाथ से ऊपर की तरफ उसे उठाएं, तो इससे उसका ब्रिजिंग होगा। फिर पेशेंट को प्रोन पोजीशन में लेके उसका एल्बो के ऊपर वेट डालें। जिस साइड का अफेक्टेड हेमीप्लेजिक है वो इतने जल्दी प्रोन में आने पर सपोर्ट नहीं करेगा, तो आप उसमें असिस्टेड कर सकते हैं, यानी कि उसके शोल्डर को होल्ड कर सकते हैं, एल्बो को थोड़ा सा जमा सकते हैं ताकि वो उसके एल्बो के ऊपर प्रोन पोजीशन में रहे। अब आता है हमारा शोल्डर। हमारा शोल्डर बहुत ज़्यादा हेमीप्लेजिक पेशेंट जो होते हैं उनमें ये कॉम्प्लिकेशन बहुत होता है कि उनके शोल्डर में डिसलोकेशन या सबलक्सेशन हो जाए, जिसको हम प्रॉपर पोजिशनिंग और हैंडलिंग से बचा सकते हैं। कुछ सपोर्टिव फॉर्म होते हैं बचाने के पेशेंट को, जो हम अभी मैंने आपको जो पोजीशन बताई है पेशेंट की, अगर हम उसको मेंटेन करेंगे तो उसका शोल्डर कभी भी सबलक्सेशन में नहीं आएगा। अगर आता है या आने के चांसेस हैं तो हम उसको स्लिंग दे सकते हैं। शोल्डर स्लिंग या बोबा स्लिंग आता है जो शोल्डर सबलक्सेशन के कॉम्प्लिकेशन को रोकता है। इस तरीके से स्लिंग आता है, इसमें रोल रहता है बीच में, ये हम पेशेंट के अफेक्टेड साइड वाले शोल्डर में पहना सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं सबलक्सेशन। शोल्डर स्लिंग जो है वो यूजुअली अवॉइड होता है हेमीप्लेजिक एटीट्यूड के कारण। ठीक है, पर हम इसे बाद की स्टेज में दे सकते हैं, इनिशियली में नहीं, बाद की स्टेज में जब उसकी सिनर्जी स्टेट और स्पास्टिसिटी की स्टेज जो है धीरे धीरे कम होने लगी है, उस स्टेज में हम इसे दे सकते हैं। अब आता है हमारा चेस्ट फिजियोथेरेपी। अब हम अपने पेशेंट की चेस्ट फिजियोथेरेपी में क्या करवाते हैं वो देखते हैं। अगर पेशेंट के कॉम्प्लिकेशन रोकने हैं, लंग कॉम्प्लिकेशन, तो हमें उसका सिक्रीशन हमेशा क्लियर रखना होगा। ठीक है, या तो हम उसे पोस्टल ड्रेनेज दे सकते हैं या नेबुलाइजेशन दे सकते हैं। पेशेंट को हमें उसकी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी करवानी है। तो अब हम देखेंगे पोस्टर अपने पेशेंट का
पोस्चर ड्रेनेज हम कैसे दे सकते हैं। पोस्चर ड्रेनेज की कुछ पोजीशन होती हैं और परकशन होता है जिन्हें हम उस पोजीशन में दे सकते हैं। जैसे कि राइट अपर लोब के लिए हमारे पेशेंट को हम अपनी हाफ सिटिंग पोजीशन में बिठाएं, पीछे पेशेंट के पिलो लगे होने चाहिए और नी और हिप फ्लेक्स होनी चाहिए। तो इस पोजीशन में हम राइट अपर लोब का ड्रेनेज क्लियर कर सकते हैं। आप यहाँ पे परकशन भी दे सकते हैं। इस तरीके का कप शेप बना के आप उसके शोल्डर के एरिया में, जब शोल्डर के ऊपर हमारा अपर लोब होता है वहां पे इस तरीके से कप शेप में आप परकशन करेंगे तो उसका ड्रेनेज जो है वो क्लियर हो जाएगा। अपाइकल सेगमेंट आपका लेफ्ट अपर लोब, उसमें आप ऐसे बैठे, ये पोजीशन है उसके लिए। ठीक है, आपका जो बैक है हल्का सा राउंड रहेगा, हाथों के नीचे पिलो रहेंगे। राइट मिडिल लोब के लिए हम अपने पेशेंट को पिलो के ऊपर रहेंगे, गर्दन जो है वो 30 डिग्री में रोटेट रहेगी, जो अपोजिट साइड का पैर है वो फ्लेक्स्ड रहेगा और हमें एलिवेट करना है 30 सेंटीमीटर। सेम यही हमारे इंफीरियर सेगमेंट के लेफ्ट अपर लोब के लिए रहेगा। राइट लोअर लोब के लिए हम स्लीपिंग पोजीशन में रहेंगे। इस तरीके से हमारा शोल्डर अबडक्शन और फ्लेक्शन में, नी भी फ्लेक्शन में और हिप नी भी हमारे फ्लेक्शन में। एलिवेट रहेगा फुट से 50 सेंटीमीटर ऊपर। लेफ्ट लोअर लोब के लिए भी सेम यही पोजीशन रहेगी। पोस्चर ड्रेनेज की पोजीशन के साथ इसी पोजीशन में हम उसी लोब का परकशन देके सिक्रेशन क्लियर कर सकते हैं, पर ये अंडर सुपरविजन ही होना चाहिए। अगर आप मास्टर्स हैं इस चीज में तो ही आप करें, अदरवाइज आप पोस्चर ड्रेनेज ना दें। ठीक है, थेरेपिस्ट ही पोस्चर ड्रेनेज दे सकता है। अब हम अपनी पेशेंट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाएंगे, वो भी स्पायरोमीटर की मदद से। तो ऐसी 2 स्पायरोमीटर की डिवाइसेस आती हैं जिनकी मदद से हम पेशेंट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाते हैं, उसकी इंस्पायरेटरी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। उसके लिए पेशेंट कंफर्टेबली चेयर पे या बेड पे जैसे बैठना चाहता है बैठे, फिर होल्ड करे अपने हाथों से स्पायरोमीटर को आंखों के लेवल पे। ठीक है, इस माउथ पीस को अपने मुंह में दबाए और इस तरीके से होठों को क्लोज करे टाइटली कि एयर बाहर ना जाए। फिर ब्रीथ उसमें वो छोड़े मुंह से। ठीक है, तो ये वॉल्स ऊपर उठेंगी और इसमें यहाँ पे एक नॉब रहता है वो ऊपर उठेगा। ठीक है, तो इंस्पायरेटरी मसल्स की एक्सरसाइजेस के लिए स्पायरोमीटर का यूज करना चाहिए। ठीक है, अब आता है हमारा ओरोफेरिंजियल रीट्रेनिंग। अब इन पेशेंट्स में बहुत डिफिकल्टी होती है निगलने में। अगर पेशेंट की मुंह की और नेक की मसल्स कमजोर हो गई हैं तो उसको खाना निगलने में दिक्कत होती है, जिस कारण से उसे डायस्फेजिया भी हो सकता है और डायस्फेजिया होने के कारण उसकी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए हमें हमारे पेशेंट को ओरोफेरिंजियल रीट्रेनिंग देनी है, उसकी खाना निगलने में मदद करनी है। इसके लिए हमें प्रॉपर पोजीशन में पेशेंट को बिठाना है, प्रॉपर हेड कंट्रोल करना है। स्लाउच पोजीशन और सुपाइन पोजीशन में उसे कभी भी खाना नहीं देना है। हमेशा उसका जो प्रॉपर हेड है वो कंट्रोल रहेगा, हल्का सा ऊपर उठा हुआ रहेगा। ठीक है, उसी पोजीशन में हमें उसे खिलाना है। जब पेशेंट खाए तो हल्का सा नेक में आप स्ट्रोक करें, हाथों से उंगलियों से नेक एरिया पे, अपने पेशेंट के नेक एरिया पे उंगलियां फेरें। आप आइसिंग मसाज भी दे सकते हैं जबान पर। ठीक है, होठों को बंद करना और खोलने की टेक्निक सिखाएं कि पेशेंट अपना होठ बंद करे और खोले। ठीक है, इन सब टेक्निक से हम पेशेंट की निगलने की जो डिफिकल्टी है उसमें ट्रेनिंग करवा सकते हैं। फिर आता है पेशेंट की काउंसलिंग। ऐसे पेशेंट बहुत डिप्रेस्ड होते हैं तो हमें उन्हें मोटिवेट करना है कि वो अपने काम की तरफ एक्टिव रहें। ठीक है, अपनी बॉडी की तरफ एक्टिव रहें। ठीक है, उन्हें चीयर करना है, अच्छा एटीट्यूड देना है। ठीक है, और
उन्हें मोरल सपोर्ट भी करना है। ऐसे पेशेंट क्या होते हैं कि बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं, उनमें चेंजेस बहुत जल्दी आते हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस होने के कारण बॉडी साथ नहीं देती है, इस कारण से ऐसे पेशेंट्स में ये दिक्कतें देखने को बहुत मिलती हैं कि वो बहुत डिप्रेस्ड हो गए हैं। ठीक है, अगर मिडिल क्लास फैमिली है और कमाने वाला एक ही है, अगर उनको स्ट्रोक आ गया है तो उन्हें और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो इस कारण से फैमिली इश्यूज़ भी इनमें बहुत रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए ताकि वो डिप्रेस ना हो। ऐसे पेशेंट में मूड स्विंग्स भी बहुत होता है। अचानक से खुश हो जाते हैं, अचानक से बड़बड़ाने लगते हैं, स्पीच भी उनकी खराब रहती है, तो स्पीच थेरेपिस्ट के थ्रू हम उनकी स्पीच सही करवा सकते हैं। हमें उन्हें इनकरेज करना है हमेशा कि वो एक्सरसाइज करें। थेरेपिस्ट का नेचर भी ऐसा हो कि वो उन्हें चीयर करे, उनकी तरफ वो सद्भावना रखे, ठीक है, और मोरल सपोर्ट प्रदान करे। तो ये हमारा फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट हुआ हमारे स्ट्रोक पेशेंट का, हेमीप्लेजिक पेशेंट का। ठीक है, तो इसमें हमने आज उसकी पोजिशनिंग देखी, ट्रांसफर देखा, उसकी पैसिव एक्सरसाइज देखी, स्ट्रेचिंग देखी, उसके जो ओरोफेंजियल ट्रेनिंग है हमने वो देखा, प्रेशर सोर्स कैसे बचा सकते हैं वो देखा, मसाज देखी प्रेशर सोर्स की, और काउंसलिंग देखी। इसके बारे में हमने आज स्ट्रोक पेशेंट के बारे में ये सब चीज़ें देखी हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया हो, ये आपको हेल्दी रखे और फिट रखे। तो थैंक यू सो मच।